तो चलिए, जय हिंद। मैं एनपी संधीरज, आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एनपी संधीरज में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो है हिंदी पार्ट 2 यानी कि दो जो है चैप्टर दूसरा है, जो पार्ट का नाम है 20 के दांत, उन्हीं का जो है हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले लेखक के जीवनी पढ़ते हैं, क्योंकि अधिकांश जो ऑब्जेक्टिव जो होता है लेखक के जीवनी से ही जो है पूछा जाता है। चलिए, 20 के दांत कहानी के जो लेखक हमारे नलिन लोचन शर्मा है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि 20 के दांत यह गद्य की कौन सी विद्या है। तो 20 के दांत यह क्या है, तो यह कहानी है, निबंध है कि रेखा चित्र है, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ जो है कहानी है। जैसे हमने एक चैप्टर में पढ़े थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वह क्या था, तो वह निबंध था। यह क्या है 20 के दांत, तो यह जो है कहानी है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखक का जीवनी कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदर घाट में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कहाँ, तो पटना के जो है बदर घाट में हुआ था। जैसे हम लोग का मान लेते हैं मेरा जन्म मोतिहारी जिला के कटकुइया गांव में हुआ है, ठीक उसी प्रकार इनका जन्म जो है पटना के कहाँ हुआ है, बदर घाट में हुआ है। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे। जन्मना का अर्थ हुआ जन्म से ही, यानी कि वे जन्म से कौन सी भाषा बोलते थे, भोजपुरी भाषा ही बोलते जानते थे। क्योंकि बिहार में जन्म हो किसी को और उसको भोजपुरी ना बोलने आए, भोजपुरी के बारे में ना जानता हो, इससे भारी और इससे बड़ा जो है दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता है। क्योंकि बिहार के लोग भोजपुरी ना जाने ये हो ना सकता है। इसलिए इनका जन्म बिहार में हुआ था और वह जन्म से ही क्या थे, भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महाउपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। यहाँ पर बहुत एक अच्छा शब्द है, दर्शन और संस्कृत, यानी कि दर्शन और संस्कृत के सबसे प्रख्यात सबसे विद्वान जो है पंडित रामावतार शर्मा के यह जो है सबसे बड़ा पुत्र थे। कौन, नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए, यहाँ पर संस्कृत के बारे में तो आप लोग जानते होंगे संस्कृत और दर्शन क्या है, ध्यान दो। दर्शन जो है उसे कहते हैं, जैसे हम लोग छोट क्लास में जो हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता था नैतिक शिक्षा, जिसे हम नैतिक शिक्षा भी बोलते हैं, यानी कि कहानियाँ रहती है जिसमें क्वेश्चन आंसर जो है नहीं रहते, जिसमें केवल कहानियाँ रहती है, पढ़ के जो हमको जो है अच्छे सीख मिलती है। जैसे हम लोग 7th क्लास में पढ़े गुरु की सीख। क्या होता है कि एक बार की बात रहता है कि गुरु अपने जो है बच्चों को जंगल में जड़ी बूटी की जानकारी देने के लिए ले जाते हैं, ठीक उसे वहीं छोटी छोटी कहानियाँ रहती है जिसे नैतिक शिक्षा बोलते हैं। वहीं हमारा क्या हुआ, दर्शन हुआ, ठीक। तो इन्होंने जो है दर्शन और संस्कृत के सबसे विद्वान जो है पंडित रामावतार शर्मा के जो है बेटा थे, बड़े बेटा थे। कौन, नलिन बिलोचन शर्मा। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। इनके माता का नाम क्या था, तो रत्नावती शर्मा। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि का भी बड़ी भूमिका थी। उनका स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई, यानी कि इन्होंने जो है अपना स्कूल की पढ़ाई का अर्थ क्या हुआ, जैसे कि हमारे यहाँ जो स्कूल की पढ़ाई जो है क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक की जो पढ़ाई को जो है स्कूल की पढ़ाई कहते हैं, ठीक। अदर स्टेट में होता है जो है क्लास 1 से लेकर के कहीं कहीं क्लास 12 तक की पढ़ाई को स्कूल की पढ़ाई कहते हैं, लेकिन हमारे बिहार में क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक के जो पढ़ाई को स्कूल की पढ़ाई कहते हैं। तो उनकी स्कूल तक की पढ़ाई जो है कहाँ से हुआ, स्कूल की पढ़ाई जो है तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से। आपसे पूछ देगा प्रश्न कि बताइए कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। वह जन्म से ही कौन भाषा के थे, तो भोजपुरी भाषा। और वह उनका पिता का नाम क्या था, तो पंडित रामावतार शर्मा, और माता का नाम रत्नावती देवी। और इस प्रकार सब्जेक्टिव पूछ देगा कि बताइए कि नलिन बिलोचन शर्मा का जो है स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई, तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से। और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। इन्होंने दो विषय में एमए किए। पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने जो है संस्कृत से और हिंदी से, यह 2 विषय से जो क्या करते हैं, एमए करते हैं। जैसे बीए के बाद क्या होता है, एमए। एमए का अर्थ होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, और एमएससी का अर्थ होता है मास्टर ऑफ
साइंस। MA का अर्थ मास्टर ऑफ आर्ट्स और MSc मास्टर ऑफ साइंस। आगे कह रहा है वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, RR रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे, यानी कि प्रोफेसर भी रहे, यानी कि उन्होंने पढ़ाने का भी काम किए। कौन कौन से कॉलेज में? तीनों कॉलेज में, हर्ष प्रसाद दास कॉलेज, जैन कॉलेज विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय में जो है इन्होंने पढ़ाने का भी काम किए, प्राध्यापक रहे। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत 12 सितंबर 1961 ईस्वी पर इस पद पर बने रहे। और अंत में क्या होता है कि 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के जो है शिक्षक हुए, अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत का अर्थ हुआ कि मरते समय तक, यानी कि मरने के समय तक इन्होंने जो है इस पद पर बने रहे। और इनका मृत्यु कब हो जाता है? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक, यानी कि 1900 आपसे पूछ देगा कि नलिन भूषण शर्मा का मृत्यु निधन कब हुआ? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, यानी कि इन्होंने कुल मिलाकर जो है लगभग 45 वर्ष जो है जिए। अगला पैराग्राफ कह रहा है कि हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार हैं: दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य तत्व, यानी कि साहित्य तत्व और आलोचना मतलब होता है शिकायत करना, ठीक। आलोचनात्मक ग्रंथ, 20 के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियाँ। इन्होंने कौन कौन से कहानियाँ लिखे हैं, कौन कौन से कविता लिखे, कौन कौन से आलोचक लिखे, कौन कौन से काव्य ग्रंथ लिखे हैं, वहीं दिया गया है। तो इसके लिए याद कर लीजिए, हालांकि उतना जो है अधिक इसमें से पूछता है भी ना है, हालांकि इसको जो है देख लेना, याद कर लेना, यानी कि उनको कौन कौन से, जैसे दृष्टिकोण, इतिहास, साहित्य, इतिहास का दर्शन, ये सब जो उनकी रचनाएँ हैं। आगे कह रहा है और 20 के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियाँ, कहानी संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रपद और नकेन 2, सरल मिश्र ग्रंथवावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है, यानी कि इन्होंने सभी जो उन्होंने रचनाएं लिखी है, ठीक। आगे कह रहा है कि आलोचकों के अनुसार, यानी कि आलोचक का अर्थ पहले बता दी है, शिकायत करना, अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ है और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिक के तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे, वे कथ्यशील भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के अग्रणी लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को जो है नया जीवन दिया है, जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। करा कि यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियों नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है, वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर एक और सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है, जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेदभाव जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति के निर्माण जो मध्यवर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है, जो उनके तरह थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्ष है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिमाणों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण बनागी पेश करती है। यानी कि सभी कहानियों का सारांश जो है थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं, मात्र बहुत ही कम समय में है, क्योंकि सारांश अगर अच्छे से समझ जाएगा तो कहानी जो समझने में जो है बहुत
आसान होगा और इसको समझने में बहुत मदद करता है। सबसे पहले कहानी को जो हम सारांश जो है समझने का काम करेंगे। चलिए, तो सारांश यह करा है, बहुत कम समय लेंगे, लगभग 2 से 3 मिनट में जो है समाप्त कर देंगे। जैसे क्या होता है कि इसमें कौन कौन से किरदार है उसके बारे में पहले जान ले। तो सबसे पहले इसमें सेन साहब रहते हैं, जिसका 5 बेटी रहती है और 1 बेटा, यानी कि यहाँ बेटा के लिए खोखा का प्रयोग किया गया है और लड़कियों के लिए जो है खोखी का प्रयोग किया। बहुत ऐसा जगह पर जो है लड़कों के लिए छोरा और लड़कियों के लिए छोरी, यानी कि छोरा छोरी का प्रयोग करता है, बोला जाता है, लेकिन यहाँ जो है खोखा और खोखी शब्द का यूज किया गया है, क्योंकि लड़कों के लिए खोखा, लड़कियों के लिए खोखी शब्दों का जो है प्रयोग किया गया है। चलिए, तो इनको 5 लड़कियाँ रहती है और 1 लड़का रहता है। उसके बाद एक गिरधर रहती है, उसका मेम साहब रहता है, यानी कि सेन साहब के पत्नी। गिरधर लाल रहता है, जो उसके घर जो है नौकर का काम करता है, किरानी के काम करते हैं, और उसका बेटा मदन रहता है, और कुछ इसमें दोस्त रिश्तेदार लोग भी रहते हैं। होता यह है कि सेन साहब अपने घरों में जो है लिंग आधारित भेदभाव, यानी कि लड़कों और लड़कियों के बीच जो है भेदभाव अधिक करते हैं, क्योंकि अब इसके 5 लड़कियां हैं, उसे क्या क्या करना चाहिए ये न बताया है, बल्कि क्या क्या नहीं करना चाहिए जो है इसी को जो है बताते हैं कि तुमको ये ना करना है, तुमको यहाँ रहना है, यहाँ जो है क्या करना है, नहीं रहना है, ठीक। इसी को जो क्या करते हैं बताए हैं। और अपने बेटों को जो है क्या करते हैं, पूरी आज़ादी देती है और उसे किसी प्रकार के डांट डपट जो है नहीं करता है। अंत में क्या होता है कि उसी गाँव में जो गिरधर लाल जो है उसके घर जो है काम करता है, उसका बेटा मदन रहता है। इस दोनों में जो है लड़ाई हो जाता है, और अंत में जो है गिरधर को जो है वो नौकरी से क्या कर देता है, सेन साहब जो है निकाल देता है। चलिए, हमने कहानी को इतना ही पर रोक दिए, और इसके आगे क्या हुआ, क्यों निकाला गया, इसके बारे में हम फुल विस्तार रूप से जो है कहानी को पढ़ेंगे तो समझेंगे, क्योंकि अगर पूरा बता देने से कहानी को जो है पढ़ने का मन ही नहीं करता। अगर सारे कहानी बता दिया जाएगा, अगर मूवी देखने से पहले मूवी के सारे बात बता दिया जाएगा तो मूवी देखने का मन ही नहीं करता, इसलिए हमने कहानी को बीच में ही रोक दिया। चलिए, अब हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और उसमें जो है पढ़ते हैं, ठीक। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।